दोस्तों नमस्कार। भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन प्राचीन इतिहास, जिसमें यूपीपीसीएस यानी यूपीपीएससी के सभी एग्जाम के सभी प्रश्न एक साथ दिए गए हैं। तो आइए प्राचीन इतिहास के प्रश्न देखते हैं जो व्याख्या सहित है, यूथ कंपटीशन टाइम द्वारा प्रकाशित की गई है। तो इसमें पहला प्रश्न है प्रागैतिहासिक संस्कृत से। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतकाल के अंत में गंगा घाटी में प्रयोजन किया, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। नेक्स्ट है सही व्यवस्थित कीजिए। तो सही व्यवस्थित में पहला पे सिंहवाल आएगा, दूसरा पे आएगा पटपरा जमाव, और फिर आएगा बघोर जमाव, फिर आएगा खंतोही जमाव। सोन नदी घाटी में सबसे पहले 1963 में निसार अहमद ने 35 पुरास्थलों और उपकरणों की खोज की। इसके पश्चात गोवर्धन राज शर्मा ने 1975 ईस्वी से 77 ईस्वी के मध्य वर्क विश्वविद्यालय के जेडी क्लार्क के साथ विस्तृत सर्वेक्षण कर लगभग 300 पुरास्थलों की खोज की। इसके बाद विलियम्स और कीथ रायस ने इसमें कई जमावों को खोजकर उजागर किया, जिसमें कुछ प्रमुख क्रमागत जमाव निम्नलिखित हैं: सिंहवाल जमाव और पटपरा जमाव, बघोर जमाव और खंतोही जमाव। सिंहवाल जमाव सबसे निचला जमाव है जो सिंहाचल नामक पुरास्थल से मिला है। पटपरा जमाव मध्य प्रदेश के सीधी जिले में मिला है। यह लाल रंग का 10 मीटर मोटा जमाव है। बघोर जमाव मध्य सोन घाटी में है, जहां से 2 जमाव प्राप्त हुए हैं। यहाँ से विभिन्न पशुओं के जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं। सोन नदी और रेही नदी के संगम पर खेतौनी नामक स्थान से सोन नदी के वर्तमान जलस्तर से काफ़ी ऊंचाई पर खेतौनी जमाव प्राप्त हुआ है, जो सिल्ट और जलोढ़ मिट्टी का बना है। यहाँ से पाषाणकालीन लघु उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पुरापाषाण काल के जमाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। पाषाण युगीन सभ्यता का विकास हिमयुग प्लीस्टोसीन काल में हुआ। भारत में पाषाण युगीन मानव के मुख्य उद्योग लघु पाषाण उपकरण, कोल उपकरण, शल्क उपकरण तथा हस्त कुठार तक ही सीमित थे। उपकरण बनाने में मुख्यतः क्वार्ट्ज अथवा स्फटिक का उपयोग किया गया है। ये पाषाण उपकरण सर्वप्रथम सोहन घाटी में पाए गए हैं, अतः इन्हें सोहन संस्कृत के नाम से भी पुकारा जाता है। इस काल में मानव कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। वह न तो किसी धातु का प्रयोग करता था और न ही पशुपालक था, बल्कि जीवन यापन के लिए शिकार पर निर्भर था। इस काल के प्रमुख स्थल हिंसावल, पटपरा, बाघोर व खंतौनी है। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था तो शिकार खेलना। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? बेलन घाटी विंध्य क्षेत्र एवं नर्मदा घाटी से पुरापाषाण, मध्यकाल और नवपाषाण काल तीनों के अवशेष पाए जाते हैं। यहाँ पर शिकारी मानव सभ्यता से लेकर अन्योत्पादक मानव सभ्यता के चिन्ह पाए जाते हैं, जो किसी सभ्यता के क्रमिक विकास के श्रृंखलाबद्ध लक्षण हैं। उच्च पुरापाषाण काल के सर्वप्रथम साक्ष्य यहीं से मिले हैं। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? वह है हाथनौरा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अरुण सोनकिया को 1982 में मध्य नर्मदा घाटी में होशंगाबाद जिले में स्थित हथनौरा नामक पुरास्थल से मानव की एक खोपड़ी का जीवाश्म मिला है। कुछ विद्वानों ने इसे होमो इरेक्टस वर्ग के अंतर्गत रखा है तथा अन्य इसे विकसित होमो सैपियंस बताते हैं। इसे नर्मदा मैन भी कहा जाता है। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा घाटी में हथनौरा से। भारत में
भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज का, जिसमें देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसे दिया जाता है? तो आर.बी. फुट को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान भूवैज्ञानिक रॉबर्ट वुडफॉर्ड को भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। और 1863 में रॉबर्ट वुडफॉर्ड ने सबसे पहले पूरा प्रस्तर युगीन प्रथम हैंड एक्स की खोज मद्रास के पल्लवरम स्थान से की थी, जिसके फलस्वरूप भारत में प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन का रास्ता खुल गया। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृत कहा गया है? तो भारत इसमें है मध्य पूरा पाषाणकालीन संस्कृत को फलक संस्कृत कहा गया है। तो नेक्स्ट, भारत के विभिन्न भागों से जो फलक प्रधान पूर्ण पाषाण काल के उपकरण मिलते हैं, उन्हें इस काल के मध्य में रखा जाता है। फलकों की अधिकता के कारण एस.डी. सांकलिया ने मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी है। इन उपकरणों का निर्माण अच्छे प्रकार के क्वार्टाइज पत्थर से किया गया है। इनमें चर्ट, जैप्सर और फ्लिंट जैसे मूल्यवान पत्थरों का उपयोग किया गया है। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है उच्च पूर्व पाषाण काल से। प्राचीनतम कलाकृतियों का संबंध उच्च पूर्व पाषाण काल से स्थापित किया जाता है। प्राचीनतम कलाकृतियाँ मध्य प्रदेश के भीमबेटका से शैल चित्रों के रूप में प्राप्त हुई हैं। इस वर्ग की चित्रकला के प्रमुख विषय उच्च पुरापाषाणिक एवं मध्य पाषाणिक मानव के सांस्कृतिक क्रियाकलापों, पशु पक्षी, मानव खाद्य संग्रह एवं आखेट से संबंधित है। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयागराज जिले की मेजा तहसील में बेलन घाटी क्षेत्र में स्थित लोहंदा नाम से तृतीय ग्रेवाल के आपराधिक जमाओं से हड्डी की बनी हुई मातृ देवी की एक मूर्ति मिली है। भारत में उच्च पुरापाषाण काल के भूतात्विक स्तर से प्राप्त यह एकमात्र मूर्ति है। उच्च पुरापाषाण काल से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति विश्व की प्राचीनतम अस्थिनिर्मित मातृ देवी की मूर्ति है। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो है क्रो-मैग्नन। लगभग 3.5 करोड़ से 2 करोड़ वर्ष पूर्व 3 से 4 फुट ऊंचा एक कपि समूह उष्णकटिबंध के घने जंगलों से बाहर निकल आया, जहां वह वृक्षों पर रहता था। लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व यह पूर्वज समूह विभाजन से एक नई शाखा बन गई, जिसे रामपिथेकस कहा जाता है। जो शाखा जंगलों में रह गई परंतु धरती पर रहने के लिए अधिक अनुकूल थी, वह महाकवि वर्ग के रूप में विकसित हुई और जिसे खुले घास के मैदान ढूंढना शुरू किया, उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का आदि पूर्वज बना और वह पूर्व अत्यंत नूतन काल में प्रकट हुआ। आरंभिक मध्य नूतन काल में विश्व के अनेक भागों में अधिक विकसित मानव जाति का आविर्भाव हुआ। इसे हम पिथेकैंथ्रोपस या इरेक्टस कहते हैं। निएंडर स्थल मानव होमो वंश का एक विलुप्त सदस्य है। जर्मनी में निएंडर की घाटी में इस आदिमानव की कुछ हड्डियां मिली हैं, इसीलिए इसे निएंडरथल मानव का नाम दिया गया है। लगभग 30,000 वर्ष पहले आधुनिक मानव का विकास हुआ। इसे हम होमो सैपियंस या प्रज्ञ मानव या विशिष्ट अनुसंधान नामों से पुकारते हैं, जैसे कि क्रो-मैग्नन, ग्रिमाल्डी और अरिग्नियन इत्यादि। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल। निम्नलिखित मध्य पाषाण स्थलों का भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व क्रम में स्थापित कीजिए। तो है पहले है मदहा, फिर है लेखारिया, फिर है पैसरा, फिर है वीरभानपुर। मध्य
पाषाणिक स्थलों की भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम मादहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, लेखिया उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, पैसरा बिहार और बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा है? तो V.S. वाकड़कर। वर्ष 1957 में पुरातत्वविद V.S. वाकड़कर ने विश्व प्रसिद्ध भीमबेटका के शैलचित्रों की खोजा था। यहाँ से संपूर्ण प्रागैतिहासिक काल के मानव आवास के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त लगभग 700 गुफा आश्रयों में से 475 में शैलचित्र देखे जा सकते हैं। यहाँ चित्रों का निर्माण उच्च पूर्व पाषाण काल में प्रारंभ हुआ, लेकिन सर्वाधिक संख्या में मध्य पाषाण काल के चित्र मिलते हैं। भारत के भीमबेटका शिलाश्रय से ही सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका के अतिरिक्त मिर्जापुर, पंचमढ़ी व सुंदरगढ़ से भी शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। उत्खनन प्रमाणों के आधार पर पशुपालन का प्रारंभ हुआ। निचले पूर्व पाषाण काल इसका आंसर है मध्य पूर्व पाषाण काल। प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में माना जाता है। भारत में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ एवं राजस्थान के बागौर से प्राप्त हुए। मध्य पाषाण काल का प्रारंभ 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। लघु उपकरणों का प्रयोग इस काल की प्रमुख विशेषता है। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो चौपानी मांडो। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन धान का प्रमाण चौपानी मांडो से मिला। यह पूरा स्थल प्रयागराज जिले की मेजा तहसील में बूढ़ी बेलन नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस पूरा स्थल को खोजने का श्रेय 1967 ईस्वी में श्री B.D. मिश्र को है। नेक्स्ट है शहर नहर महदहा संबंधित है? तो गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से सराय नाहर राय और महदहा गंगा घाटी के मध्य पाषाण काल संस्कृति से संबंधित है। इसमें से सराय नाहर राय प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज केसी ओझा ने की थी। यहाँ से 11 मानव समाधियाँ तथा 8 गर्त चूल्हे पाए गए हैं। यहाँ एक समाधि ऐसी है जिसमें एक साथ 4 मानव समाधानों को दफनाया गया है। मादहा नामक मध्य पाषाणी कला स्थल भी है, प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, जिसकी खोज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग तथा पट्टी तहसील के तत्कालीन परगना अधिकारी लाल बिहारी पांडे के सौजन्य से हुई थी। यहाँ से भी मानव समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ से मानव समाधियों के अतिरिक्त पशुओं की अधजली हड्डियाँ, सिंह आदि भी प्राप्त हुई हैं, जिसके कारण इसे वध स्थल कहा गया है। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो है बाघोर द्वितीय से। उत्तर प्रदेश का विंध्य तथा ऊपरी एवं मध्य गंगा घाटी क्षेत्र मध्य पाषाण कालीन उपकरणों के लिए अत्यंत समृद्ध है, जिसमें मादहा, सरायनाहर राय तथा दमदमा महत्वपूर्ण स्थल है। मादहा से श्रृंग के बने उपकरण और आभूषण सरायनाहर की तुलना में अधिक संख्या में मिले हैं। सिंह तथा श्रृंग के उपकरणों में वाणाग्र, बेधक, खुरचनी, आरी, रुखानी, चाकू आदि हैं। श्रृंग के आभूषणों में कुंडल तथा मुद्रिकाएं उल्लेखनीय हैं। मादहा से बलुआ पत्थर से बने शिल एवं लोढ़े तथा स्तंभ ग्रंथ के भी साक्ष्य मिले हैं। शिल लोढ़ों की प्राप्ति से यह इंगित होता है कि संभवतः जंगली घास के दानों को पीसकर भोज्य सामग्री के रूप में उपयोग किया जाने लगा था। पूरा पुष्पराग के विश्लेषण से हरे भरे घास के मैदान के विषय में संकेत मिलता है। नेक्स्ट है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिलते हैं, तो वह है दमदमा से। दमदमा मानव मध्य
पाषाणिक पुरास्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। 1982 ईस्वी से 1987 ईस्वी तक यहाँ हुए उत्खनन के फलस्वरूप 41 मानव समाधान मिले हैं, जिनमें से 35 कब्रों में एकल समाधान और 5 कब्र में 2-2 मानव समाधान तथा एक कब्र में एक साथ 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। यहाँ धातव्य है कि विंध्य क्षेत्र में स्थित लेखिया शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो है लेखिया। झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला स्थल है तो है लहुरा देव। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित लाहुर देव बखीरा झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि वाला स्थल है। यहाँ से चावल की कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, जिसकी कालावधि 800 से 900 ईस्वी पूर्व है। लहुरा देव से गोलाकार फर्श, स्तंभगर्त एवं चूल्हों का भी प्रमाण मिलता है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्राप्त हुई थी नव पाषाण काल में। वैश्विक संदर्भ में नव पाषाण काल युग 9000 ईसा पूर्व में आरंभ होता है, परंतु भारत में नव पाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ है। बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में एक ऐसी प्राचीन बस्ती वर्तमान पाकिस्तान मिली है, जिसका समय 7000 ईसा पूर्व बताया जाता है। नव पाषाण कालीन अर्थव्यवस्था का आधारभूत तत्व खाद्य उत्पादन और पशुओं को पालतू बनाने की जानकारी है, जिसका तकनीकी आधार पाषाण उपकरण है। नव पाषाण काल की प्रथम और प्रमुख उपलब्धि खाद्य उत्पादन, कृषि कार्य का आविष्कार, पशुओं के उपयोग की जानकारी तथा स्थिर ग्राम जीवन का विकास है। कृषि के आविष्कार के साथ बर्तनों की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके कारण कुम्भकारी सर्वप्रथम इसी युग में परिलक्षित होती है। राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में स्थित ग्राम्य जीवन की आधार रेखा नवपाषाणकालीन संस्कृति से प्राप्त होती है। खेती की फसलों में बाजरे और चने का अवशेष मिला है। मवेशियों, भेड़ बकरियों के विस्तृत अवशेष, अन्य पशुओं की अस्थियां मिली हैं, जिनसे अर्थव्यवस्था में पालतू पशुओं के महत्व का संकेत मिलता है। इस संस्कृति के लोग अपने मवेशियों को संभवतः प्रत्येक वर्ष की किसी कालावधि में अपने घरों के बाहर बांध देते थे। जिस इलाके में मवेशी रखे जाते थे, उसमें लकड़ी के डंडों की बाड़ लगा दी जाती थी। बाड़ के भीतर जो गोबर एकत्र होता था, उसे प्रतिवर्ष बाड़ के डंडों के साथ ही जला दिया जाता था। यह जलाने का कार्य संभवतः पोंगल समारोह के आसपास किया जाता था, जो मकर संक्रांति को पड़ता है। प्रतिवर्ष इस प्रक्रिया की लगातार पुनरावृत्ति का परिणाम यह हुआ कि जिस जगह यह होली जलाई जाती थी, वहाँ राख का टीला बन गया। दक्षिण भारतीय पुरातत्व में इस टीले को भस्म टीला कहा जाता है। ऐसा ही राख का ढेर कर्नाटक के पिंकलीहल एवं शकनकल्लू से प्राप्त हुआ है। नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो है गुफकराल और कुचई से। उत्तरी भारत में नवपाषाण काल के पुरावशेष जम्मू कश्मीर प्रदेश के झेलम घाटी में स्थित विभिन्न पुरास्थलों से प्राप्त हुए हैं। बुरजहोम और गुफकराल के उत्खनन बुरजहोम नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो बुरजहोम और गुफकराल से। उत्तरी भारत में नवपाषाण काल के पूरा अवशेष जम्मू कश्मीर प्रदेश के झेलम घाटी में स्थित विभिन्न पुरास्थलों से प्राप्त हुए हैं। बुरजहोम और गुफकराल के उत्खनन से गर्त निवासों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कश्मीर के इन दोनों नव पाषाणी स्थलों की मुख्य विशेषता विभिन्न गर्तवास हैं। अवशेष
प्रमुख विशेषता गर्तवास, विभिन्न प्रकार के बृहदांड पत्थर एवं हड्डी के औजार तथा सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का पूर्णतः अभाव है। बुर्जहोम की खोज 1935 ईस्वी में 1935 ईस्वी में डी टेरा तथा पीटरसन ने किया था। मानव संवर्धन में कुत्ते दफनाने का साक्ष्य बुर्जहोम से मिला है। मानव संवर्धन में कुत्ते दफनाए गए थे तो बुर्जहोम से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? तो ये है मेहरगढ़। सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पर कच्ची का मैदान में बेलन घाटी के किनारे मेहरगढ़ नामक स्थल से कृषि का पहला स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस स्थल का उत्खनन 1974 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। लगभग ईसा पूर्व 700 के आसपास में कृषिजन्य गेहूं और जौ की विभिन्न किस्में प्राप्त हुई हैं। मेहरगढ़ से प्राप्त संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नवीनतम शोधों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित लहुरा देव से प्राप्त होता है, जहाँ से 900 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व के मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यदि मेहरगढ़ और लहुरा देव दोनों विकल्प में से हो तो लहुरा देव उचित विकल्प होगा। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो मेहरगढ़ से। निम्नलिखित में से किस एक पूर्वस्थल से पाषाण संस्कृति को लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो है मेहरगढ़। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? तो है मेहरगढ़। नवपाषाणकालीन प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़ से मानव जीवन के स्थायी साक्ष्य मिलते हैं। यह बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में है, जहां पर कृषि करने एवं लोगों के स्थायी निवास हेतु कच्चे घरों का भी साक्ष्य मिलता है। मेहरगढ़ से ही भारतीय उपमहाद्वीप के पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप के पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज है? तो है चावल। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। नवपाषाणकालीन सभ्यता के प्रारंभ में मेसोपोटामिया क्षेत्र में सर्वप्रथम जौ के खाद्यान्न के रूप में प्रयोग किया गया, जिसका प्रमाण 7वीं सदी ईसा पूर्व से मिलता है। ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। भारत के सिंध क्षेत्र के बाहर अनेक विकसित ग्रामीण संस्कृतियों के दर्शन होते हैं। इन्हें ताम्रपाषाणी काल कहा गया है क्योंकि इन संस्कृतियों के लोग पत्थर के साथ साथ तांबे की वस्तुओं का प्रयोग करते थे। ताम्रपाषाणी संस्कृति के सबसे अधिक स्थल प्राचीन महाराष्ट्र में मिलते हैं। गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित जोरवे इसका प्रतिनिधि स्थल है, अतः इसे जोरे संस्कृति भी कहते हैं। इसकी सामान्य तिथि ईसा पूर्व 1400 से 1000 के बीच है। यहाँ की एक प्रमुख विशेषता यह है कि बहुत सारे समाधान कलश में किए गए हैं। ये कलश घरों के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखे गए हैं। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो है मध्य प्रदेश में। नौदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित ताम्रपाषाणी मालवा संस्कृति का स्थल है। इसका उत्खनन एच.डी. सांकलिया ने 1957 और 59 ईस्वी में कराया था। यह मालवा की ताम्रपाषाणी संस्कृति के प्रतिनिधि स्थल व सबसे बड़ा केंद्र है। नौदा टोली भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणी ग्राम स्थल है। इनाम गांव जोरवे ताम्रपाषाण काल का स्थल है जो महाराष्ट्र के पुणे जिले में है। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह है महाराष्ट्र। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो वह है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा एटा उत्तर प्रदेश की खुदाई से कुछ लोहे के
उपकरण प्राप्त हुए हैं। विद्वानों ने इसका समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी निर्धारित किया है। इससे सिद्ध होता है कि उत्तर भारत में 1000 ईसा पूर्व से लोहे के उपकरणों का प्रयोग होने लगा था। इसे अभी तक प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता था। दक्षिण भारत की बृहत पाषाण समाधियाँ संबंधित हैं तो लौह काल से। दक्षिण भारत में पाषाण युग के बाद दक्कन के पठार तथा सुदूर महाद्वीप में महापाषाण संस्कृति का उदय हुआ। यह संस्कृति एक हद तक भारत के पूर्वी, मध्य तथा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में भी पाई जाती है, किंतु दक्षिणी भारत के संदर्भ में इसका विशेष महत्व है। महापाषाणी संस्कृति की ऐतिहासिक महत्व की दो विशेषताएं, इसका लौह युग से अविरल रूप से जुड़ा होना, दूसरा है काले एवं लाल मृदभांडों के आविर्भाव से संयुक्त होना। यह धातव्य है कि दक्षिण भारत की बृहत पाषाण समाधियों स्मारकों की पहचान मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में किया जाता था। गौरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ है तो है हस्तिनापुर में। गौरिक मृदभांड संस्कृति की खोज पहली बार 1949 ईस्वी में पश्चिम उत्तर प्रदेश के विशौली, बदायूं और राजपुर परसू बिजनौर नामक स्थलों पर BV लाल द्वारा की गई है। हस्तिनापुर के उत्खनन हस्तिनापुर के उत्खनन से इसका नामकरण हुआ। उत्खनन के आधार पर OCP का काल 2650 से 1180 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है सही सुमेलित कीजिए। पूरा पाषाण काल नदी तट अधिवास, मध्य पाषाण काल शैलाश्रय अधिवास, नव पाषाण काल गर्त अधिवास, ताम्र पाषाण काल कच्चे एवं पक्के मकान। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कायथा कर्नाटक ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। जो सुमेलित है चिराद बिहार में है, पंडुराजा ढिबी बंगाल में है और दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। कायथा नामक पुरस्थल मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। भारतीय साहित्य में इसे बराह मिहिर की जन्मभूमि और कपित्थक के रूप में पहचाना गया है। यह उत्खनन से ताम्र निधियाँ प्राप्त हुई हैं। चिराद बिहार के सारण जिले में स्थित एक नवपाषाणिक स्थल है, जहां उत्खनन के आवास मिट्टी के बर्तन तथा कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। अन्य प्रस्तर उपकरणों में सिल, लोढ़े, हथौड़े तथा गोफन पाषाण आदि का उल्लेख किया जा सकता है। यहाँ की एक अन्य विशेषता हड्डी तथा श्रृंग पर बने उपकरण हैं। पांडुराजा ढिबी पश्चिम बंगाल में स्थित एक प्रमुख अर्ध ऐतिहासिक पुरास्थल है, जहाँ से अर्ध ऐतिहासिक काल के कुछ प्रमुख पुरातात्विक स्थल मिले हैं। दाइमाबाद महाराष्ट्र में स्थित एक प्रमुख पुरास्थल है, जहाँ से उत्खनन से गैंडा, एक हाथी, एक भैंसा, एक रथ आदि प्राप्त हुआ है। सही सुमेलित कीजिए। वीरभानपुर लघु पाषाण काल उपकरण, उज्जैन गैरिक मृदभांड परंपरा, कायथा ताम्र निधि और अहाड़ बनारस संस्कृत। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था तो थॉमसन ने किया था। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री का पाषाण, कांस्य और लौह युग में त्रियुगीय विभाजन थॉमसन ने 1820 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से जल संरक्षण साक्ष्य मिले हैं? तो धौलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थल धौलावीरा से जल संरक्षण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह मनहर तथा मनहर व मनसर नदियों के संगम पर डैम बनाकर किया गया था। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित इस पुरास्थल की खोज 1967-68 ईस्वी में JP जोशी ने किया था, किंतु उत्खननकर्ता 1990-91 में RS विष्ट द्वारा किया गया। यह आयताकार नगर दुर्ग, मध्यम नगर तथा निचला नगर जैसे 3 भागों में विभाजित किया था। यहाँ से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य पत्थरों पर पालिश, स्थापत्य में कच्ची ईंटों के साथ बालुका पत्थर प्रयुक्त 10 बड़े
अक्षरों वाला साइन बोर्ड, खेल स्टेडियम, घोड़े की कलाकृति, नहर प्रणाली, 7 सांस्कृतिक चरण इत्यादि। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चौहंदड़ों में सरसों, हड़प्पा में तिल और कुंतासी में कोदो तथा हुलास में धान। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उत्खनित प्रथम संभव स्थल है तो वह रोपड़। रोपड़ पुरातात्विक स्थल रोपड़ पंजाब जिला में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इसका सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। इसकी खोज बीबी लाल ने 1950 ईस्वी में की थी। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन से सिंध में स्थित है तो है उसमें है मोहनजोदड़ो और चौहंदड़ो। मोहनजोदड़ो और चौहंदड़ो। हड़प्पा संस्कृत के मोहनजोदड़ो और सिंध के लारकाना जिले में चौहंदड़ो सिंध प्रांत और सिंध में स्थित मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन सिंध सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल हैं। चौहंदड़ो से प्राप्त वक्राकार ईंट का निर्माण का कारखाना महत्वपूर्ण है। हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में तथा सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न हड़प्पाई स्थलों में से किस एक से विस्तृत क्रीड़ा क्षेत्र स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पाई तो इसमें है कुराल से। हड़प्पाई स्थल जूनी कुराल से क्रीड़ा क्षेत्र स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सही सुमेलित कीजिए। बनावली से बादाम, हुलास से गोधूम या गेहूँ, शिकारपुर से कोदो और कुंतासी से रेशम सूत्री वस्त्र। फिर सुमेलित कीजिए। हड़प्पा से रावी और कालीबंगा से घग्गर नदी, लोथल भोगवा नदी और रोपड़ सतलज नदी। नेक्स्ट है मांडा जम्मू कश्मीर। सही सुमेलित है मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखी गढ़ी बालू हरियाणा और पांडरी गुजरात, हुलास उत्तर प्रदेश। फिर है सही सुमेलित है हड़प्पा शवाधान R37 कर्मचारियों का निवास, लोथल गोदी, कालीबंगा जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो नर्तकी की आकृति। निम्नलिखित में से किस पुरास्थलों से मनका मणिक बनाने के कारखानों का निर्माण मिलता है तो वो है चौहंदड़ो और लोथल से। सिंधु सभ्यता के स्वर्णकार आभूषणों के निर्माण में दक्ष थे। शंख, सीप एवं हाथी दांत से विभिन्न प्रकार के वस्तुएं और आभूषण बनाए जाते थे। चौहंदड़ो तथा लोथल से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। सही आगे है विकल्प में दिए गए केंद्रों में से केंद्र आलमगीरपुर और हुलास उत्तर प्रदेश में स्थित है, जबकि लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में तथा कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। आलमगीरपुर मेरठ जिले के हिंडन नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1958 ईस्वी में भारत सेवक समाज द्वारा की गई। इसका उत्खनन कार्य 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने कराया। यह सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। हुलास यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार था जो उत्तर से दक्षिण 54.86 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम लगभग 33 मीटर है। इसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी हैं। स्नानागार के केंद्रीय भाग में अवस्थित जलाशय 14.5 मीटर लंबा तथा 7.1 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। स्नानागार की फर्श पक्की ईंटों की बनी है और फर्श और दीवारों की जुड़ाई जिप्सम से की गई है। इसका प्रयोग संभवतः सार्वजनिक रूप से धार्मिक अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता था। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है तो देसलपुर और धौलावीरा। हड़प्पा संस्कृति से जुड़े स्थलों में देसलपुर, सुरकोटदा एवं धौलावीरा कच्छ क्षेत्र में स्थित हैं, जबकि रोजदा, रंगपुर एवं
लोथल खंभात क्षेत्र में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल राखीगढ़ी और बनावली हरियाणा में स्थित है। यहाँ धातव्य है कि सिंधु सभ्यता सिंधु, चिनाब एवं झेलम नदियों के तट पर बसी है। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो है बनावली और राखीगढ़ी। सिंधु सभ्यता जिन नदियों के तट पर स्थित है वह है सिंधु, चिनाब और झेलम। सही सुमेलित कीजिए। आइए देखते हैं। चंदड़ो सिंध, लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, बनावली हरियाणा, रोपड़ पंजाब, सुरकोटदा गुजरात, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, रंगपुर गुजरात, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, दैमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी हरियाणा। सिंध सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो किससे परिचित नहीं थे? तो शेर से परिचित नहीं थे। सिंध सभ्यता के लोग बैल, भेड़, बकरी, सुअर पालते थे। सैंधव मोहरों पर बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरन, एक सिंगी पशु की आकृति अंकित है। सुरकोटदा पुरास्थल से घोड़े की अस्तित्व से प्रमाण मिले हैं। शेर के बारे में कोई जानकारी हमें सैंधव सभ्यता से नहीं मिलती। निम्नलिखित को सही सुमेलित नहीं है। जो नहीं है वो है जो है हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल HR राव और सुरकोटदा JP जोशी। धौलावीरा स्थल गुजरात प्रांत में स्थित है। यहाँ से टीलों की खोज 1967-68 में डॉक्टर JP जोशी ने सर्वप्रथम की थी, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी थे। इसके उत्खनन का कार्य विस्तृत तौर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ही एक अन्य अधिकारी डॉक्टर RS विष्ट के मार्गदर्शन में 1990-91 ईस्वी में किया गया था। यहाँ से सुरक्षा गृह का प्रमाण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो की खोज उत्खनन के दौरान राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत से लरकाना जिले में स्थित नदी के दाएं तट पर, तथा हड़प्पा की खोज उत्खनन के दौरान दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, जो वर्तमान के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल मोंटेगोमरी जिले के रावी नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में नगर मृत विलुप्त स्थिति में है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन का सही व्याख्या नहीं करता, अतः विकल्प भी सही है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के सिंध तथा पंजाब क्षेत्रों में स्थित अनेक पुरास्थलों से नारी मृणमूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। विद्वानों ने इन मृणमूर्तियों का मातृशक्ति की उपासना से संबंध किया है। नारी मृणमूर्तियाँ कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा और मिताथल जैसे प्रमुख नगरों में नहीं मिली। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया है तो भारत में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता में इसके अवशेष मिले हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र उद्योग था। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता संबंधित है तो आद्य ऐतिहासिक युग से। इतिहास का विभाजन ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक तथा ऐतिहासिक 3 भागों में किया गया है। प्रागैतिहासिक से तात्पर्य उस काल से है जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। आद्य ऐतिहासिक वह है जिसमें लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु उनके अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण इनमें कोई ऐतिहासिक निष्कर्ष नहीं मिलता। यहाँ से लिखित साक्ष्य मिलने लगते हैं, वह ऐतिहासिक काल कहलाता है। इस दृष्टि से पाषाणकालीन सभ्यता प्रागैतिहासिक तथा सिंधु एवं वैदिक सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में ऐतिहासिक काल आरंभ होता है। सिंधु सभ्यता एक ताम्र पाषाणिक सभ्यता है जो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रारंभिक हड़प्पा काल में दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं? आमरी का उत्खनन 1929 ईस्वी में NC मजूमदार ने किया था। यह प्राक हड़प्पा के
4 पुरातात्विक स्थल मिले हैं। आम्री से प्रारंभिक हड़प्पा काल में दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से मृग भांडों पर प्रथम बार पशु अंकन के साक्ष्य, बारहसिंघा का साक्ष्य आदि मिले हैं। संधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? एक सिंघी पशु। संधव मुद्रा का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय एक सिंघी पशु है, जबकि धार्मिक पवित्रता की दृष्टि से कुबड़ वाला बैल सबसे महत्वपूर्ण था। मोहनजोदड़ो से मिली एक मुद्रा पर पशुपति सबसे महत्वपूर्ण थी। मोहनजोदड़ो से मिली एक मुद्रा पर पशुपति शिव की आकृति के साथ हाथी, बाघ, गैड़ा, भैंसा दिखाए गए हैं। इसी प्रकार एक अन्य मुद्रा पर उपरोक्त 4 पशुओं के साथ एक बिच्छू भी दिखाया गया है, जबकि कालीबंगा से प्राप्त एक मुद्रा पर व्याघ्र का भी अंकन किया गया है। सिंधु घाटी की अधिकांश मुद्राएं सेलखड़ी से निर्मित की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुद्राएं बनी हैं। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुद्राएं बनी हैं तो वो है सेलखड़ी की। सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। सिंधु घाटी की सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि इसके पास विकसित नगरीय जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी तथा इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था, है ना। धातव है कि सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल है तो वो है राखी गढ़ी। कौन है? तो राखी गढ़ी है। तो आइए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल राखी गढ़ी हरियाणा राज्य के सीहोर जिले में स्थित है। इस राज्य की खोज प्रोफेसर सूरजभान और रफीक मुगल ने 1969 ईस्वी में की थी। यहाँ से सिंध पूर्व सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। भारत में हड़प्पा सभ्यता के विशालतम नगरों में राखी गढ़ी एक है। यहाँ धातव है कि बुर्जहोम एक नवपाषाणकालीन स्थल है जो सिंधु सभ्यता से संबद्ध नहीं है, तो वह बुर्जहोम। किसने सिंधु सभ्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है? तो वो है मॉर्टिमर व्हीलर ने। जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में प्रकाशित अपने लेख में इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया है। जब इस सभ्यता का परिचय सिंधु घाटी के बाहर भी मिलने लगा, तब मॉर्टिमर व्हीलर ने अपनी पुस्तक में से इसे सिंधु सभ्यता नाम दिया है। हड़प्पा सभ्यता के जानकारी के प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है तो वह है पुरातात्विक खुदाई। निम्नलिखित कथन के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के पश्चिम में स्थित है। सौंदर्य सभ्यता के नगरों में 2 टीले प्राप्त हुए हैं, जहां दुर्ग टीला पश्चिम में तथा नगर पूर्व में स्थित था, जो कि एक सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। यही नगर विन्यास हड़प्पा मोहनजोदड़ो कालीबंगा में भी है। यह धातव है कि अधिसंख्य हड़प्पा स्थल सिंधु घाटी में स्थित है। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है तो है सिंधु घाटी में। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पा स्थलों की खोज हुई है तो वह गुजरात में। कहाँ हुई है? तो वह गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति का उदय ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि पर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। हड़प्पा सभ्यता का केंद्र स्थल पंजाब और सिंध में मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज गुजरात राज्य में हुई। यहाँ शवों को जलाने और दफनाने की दोनों पद्धतियाँ प्राप्त थी। भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ हड़प्पा काल पूर्व आर्य काल से माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य से। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है तो वो है मांडा। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा
पर मांडा नामक हड़प्पाई स्थल स्थित है। मांडा जम्मू और कश्मीर में स्थित है, जबकि इसकी पूर्व सीमा आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, दक्षिणी सीमा दायमाबाद महाराष्ट्र एवं प्राचीन सीमा सुतकागे-डोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया है वो है सर जॉन मार्शल। हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। 1921 ईस्वी में जब सर जॉन मार्शल भारत के पुरातत्व विभाग के निर्देशक थे, तब इन्हीं के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में ही दयाराम साहनी ने खुदाई कराई और हड़प्पा सभ्यता के अनेक साक्ष्य प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि यह सभ्यता प्राचीन काल में सिंधु नदी के किनारे विकसित थी। हड़प्पा से ही 100 पेटिका ताबूत 837 के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से 100 पेटिका और ताबूत के प्रमाण मिले हैं? तो भी हड़प्पा। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो एवं लोथल। मोहनजोदड़ो से नाव की आकृति वाली मोहर प्राप्त हुई है। लोथल से नाव का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। नाव की आकृति वाली मोहरों और टेराकोटा से सिंधु घाटी सभ्यता के समुद्रिक व्यापार पर प्रकाश पड़ता है। मोहनजोदड़ो जाने वाला प्रथम व्यक्ति राखल दास बनर्जी थे, जिन्होंने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। यह धातव है कि मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण मिले हैं? तो वो है मोहनजोदड़ो। वो निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो थे। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर निम्नलिखित में से कौन अंकित नहीं है? तो वह है बैल। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर विशेष प्रसिद्ध है। इस मुहर में एक त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। इसके सिर में सींग है तथा कलाई से कंधे तक उसकी दोनों भुजाएं चूड़ियों से लदी हुई हैं। मूर्ति के दाहिनी ओर एक हाथी तथा बाघ और बाईं ओर गैंडा एवं एक भैंसा खड़ा हुआ है। चौक के नीचे 2 हिरण खड़े हुए दिखाए गए हैं, जिनमें से एक की आकृति खंडित है तथा धातव है कि मोहनजोदड़ो से ही बृहद स्नानागार तथा विकसित अवस्था में घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मुहर पर देवता किन पशुओं से घिरा हुआ है? तो वो है चीता, गैड़ा, भैंस तथा हाथी। किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के संविधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो वह है लोथल। गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित लोथल की उत्खनन 1957 से 1968 ईस्वी के मध्य SR राव ने की थी। लोथल एवं कालीबंगा से युगल संविधान के प्रमाण मिले हैं, जहां दोनों शव को एक दूसरे से लिपटा कर गाड़ा गया है। श्रुतकोटा से कलश संविधान के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हड़प्पी स्थल लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल से ही मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता तथा हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। किस हड़प्पी स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो वह है लोथल। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है लोथल से। हाथी दांतों का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिलता है, वो है लोथल में। सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन है? तो है लोथल। लोथल है। लोथल है। आइए देखते हैं आगे। लोथल का टीला अहमदाबाद गुजरात जिले में सगरवल नामक
ग्राम के समीप स्थित है। 1957-58 के मध्य यहाँ एस आर राव के निर्देशन में उत्खनन किया गया। इस स्थल से पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार 214 × 36 मीटर का एक घेरा प्राप्त हुआ, जिसे राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी डॉकयार्ड बताया है। यह एक नहर के द्वारा भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। यह विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा था। इस नगर की सभी विशेषताएं मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से मिलती हैं। इसलिए एस आर राव ने इस स्थल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो वह लोथल। एक जीते हुए खेत की खोज की गई है, तो वह कालीबंगा से। कालीबंगा से हड़प्पा के साथ साथ प्राक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा हड़प्पा के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ शहर के दोनों भाग दुर्गीकृत हैं और दुर्ग और नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं। यहाँ के घर कच्ची ईंटों के बने हैं। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ होता है। यहाँ से लकड़ी के हल तथा जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जिसके कोड़ों के बीच का फासला पूर्व से पश्चिम की ओर 30 मीटर है और उत्तर से दक्षिण 1.10 मीटर पर है। कालीबंगा से खुदाई में ऊँट की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राक हड़प्पा प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? वह है कालीबंगा। हड़प्पाई स्थलों की खुदाई में ऊँट की हड्डियाँ कहाँ प्राप्त हुई हैं? तो यह कालीबंगा। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पुरास्थल है जहाँ दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हैं? तो यह कालीबंगा। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो वो है धौलावीरा। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से मिले हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में खादिर नाम से एक द्वीप, जिसे स्थानीय भाषा में बैठ कहते हैं, के उत्तरी पश्चिम कोनों पर बसा हुआ एक छोटा गांव है। इसके चारों ओर कच्छ का रेगिस्तान फैला हुआ है। मनसर एक मनहर यहाँ की मनसर एवं मनहर यहाँ की बरसाती नदियाँ हैं। धौलावीरा के कोटड़ा नामक टीले के उत्खनन से सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। धौला का अर्थ सफ़ेद तथा वीरा का कुआं। धौलावीरा के टीलों की खोज सन 1967-68 में करने का श्रेय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जेपी जोशी को है। यहाँ के उत्खनन से आयताकार नगर विन्यास योजना के साक्ष्य प्रकाश में आए हैं। किले के अंदर नगर को 3 भागों में विभाजित किया गया है: किला, दुर्ग एवं मध्यनगर। किला, दुर्ग, मध्यनगर एवं आमनगर। इसमें प्रथम 2 की तो पत्थर की दीवारें आयताकार से मजबूत किलेबंदी की गई है। यहाँ से पालिशदार श्वेत पाषाण खंड बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का भी पता चलता है। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो है धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मंडी भारत के किस राज्य में स्थित है? वह है उत्तर प्रदेश। मंडी उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर स्थित एक उच्च पाषाणकालीन स्थल है। यह नवीन उत्खनन स्थल है। यहाँ से प्रथम बार बहुसंख्यक स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। सभ्यता यहाँ हड़प्पा सभ्यता का टकसाल गृह स्थित है। इसके अलावा हुलास व आलमगीरपुर स्थल भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। संघोल पंजाब में, बनावली हरियाणा में स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है। दधेरी पंजाब में स्थित
पर्वतीय हड़प्पई स्थल है। उत्तर प्रदेश के बागपत में स्थित सनौली से मानव समाधान की प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? वह है हुलास। पुरातात्विक स्थल संघोल स्थित है तो वह है पंजाब में। हड़प्पा स्थल सनौली से अभी हाल के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं तो यह है मानव समाधान। हड़प्पा स्थल का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो वो है बनावली। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पई स्थल है तो पंजाब का। बनावली में निम्नलिखित जमाव निम्नतम जमाव निम्नलिखित में से किस संस्कृति से संबंधित है? तो प्राक हड़प्पा ग्राम संस्कृति से संबंधित है। बनावली में निम्नलिखित जमाव प्राक हड़प्पा ग्राम संस्कृति से संबंधित है। बनावली हरियाणा के सिहार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1974 रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। इस स्थान से हल्के खिलौने और लघु नारी मूर्तियां एवं जौ के दाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे तो है ईरान से। सिंधु निवासियों का भारतीय प्रदेशों के अतिरिक्त विश्व के अन्य देशों के साथ भी व्यापारिक सांस्कृतिक संबंध थे। मध्य एशिया, उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान, ईरान, बहरीन द्वीप, मेसोपोटामिया, इराक, मिस्र, कीट आदि देशों के साथ सिंधु निवासियों का घनिष्ठ व्यापारिक संपर्क था। हड़प्पा सभ्यता के लोग लाजवर्द मुख्यतः अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक लोकप्रिय मुहर चौकोर मुहर थी। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की मुहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? चौकोर। हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्द निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे? तो है अफगानिस्तान से। हड़प्पा कालीन ताम्ररथ प्राप्त हुआ था वह दैमाबाद में। हड़प्पा कालीन ताम्ररथ दैमाबाद में प्राप्त हुआ है। यह पुरास्थल महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है। कुड़ाल पुरास्थल हरियाणा प्रांत के हरियाणा प्रांत के हिसार जिले में स्थित है। यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। कुड़ाल प्राक हड़प्पा कालीन पुरास्थल है। यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। निम्नलिखित में से किन हड़प्पाई स्थलों पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो है सुरकोर्दा और कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृण मूर्ति और लोथर से घोड़े की मूर्तियाँ तथा दाएं जबड़े का साक्ष्य और राणा घुंडई के प्राक हड़प्पा के स्थल के घोड़े के दांत तथा सुरकोर्दा से घोड़े की अस्थिपंजर एवं कालीबंगा नौसारो कुंतासी बनावली से घोड़े की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सुरकोर्दा किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो है दास्क नदी के तट पर है। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सुरकागे डोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। बलूचिस्तान के स्थल साधारणतः व्यापार मार्गों के साथ साथ पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मकराना तट प्रदेश पर ऐसे अनेक स्थल हैं। यहाँ 2 भौगोलिक तत्व महत्वपूर्ण हैं। पहले, इस इलाके में अनेक नदियाँ समुद्र में मिलती हैं। इन नदियों का मुहाना सुविधाजनक स्थान माना जा सकता है। आज 2 बस्तियां समुद्र के कुछ मील दूर पाई जाती हैं। वे समुद्र के किनारे पर थी, अतः इन बस्तियों को दोहरा लाभ प्राप्त था क्योंकि ये नदी के मुहाने पर भी स्थित थी और समुद्र के किनारे पर भी। पुरातात्विक दृष्टि से इनमें 3 स्थल महत्वपूर्ण हैं। सुतकागे डोर दास्क नदी के मुहाने पर सुतकाकोह और सादी कोर के मुहाने पर और बालाकोट सोन मियामी खाड़ी के पूर्व में कुन्हार नदी के मुहाने पर। सुतकागे डोर स्थल की खोज 1927 ईस्वी में आर.एल. स्टाइन ने की थी। इस शहर का किला पत्थर की दीवार से घिरा था तथा यह सिंधुकालीन बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। चंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने।
अमेरिकन स्थल ऑफ इंडिक एंड ईरानियन स्टडीज तथा बॉस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स के संयुक्त तत्वावधान में EJH मैके ने सन 1935-36 में चौहदड़ों का उत्खनन कराया। चौहदड़ों की खोज 1931 ईस्वी में NG मजूमदार ने की थी। यह पुरास्थल मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर सिंधु के बाएं किनारे पर अवस्थित है। यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से झूकर एवं झाकर संस्कृति के भी साक्ष्य मिले हैं। निम्नलिखित में से किसे हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है? सर मार्टिमर व्हीलर। सिंधु सभ्यता के विघटन में वाह्य आक्रमण को एक कारण माना जाता है, जिस पर ध्यान सर्वप्रथम 1934 में गॉर्डन चाइल्ड ने दिया था। मार्टिमर व्हीलर ने इसका समर्थन किया था। व्हीलर के अनुसार यद्यपि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक सिंधु सभ्यता विद्यमान थी, तथापि अपने उत्तरकाल में यह क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हो रही थी। लगभग 1500 ईसा पूर्व में इस सभ्यता का सहसा एवं आकस्मिक अंत किसी वाह्य आक्रमण का परिणाम था। मोहनजोदड़ो के ऊपरी धरातल से अस्त व्यस्त दशा में प्राप्त मानव कंकालों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया था कि सिंधु सभ्यता के सिंधु सभ्यता के अंतिम दौर में वाह्य आक्रमण हुआ था। अधिकांश कंकाल अस्त व्यस्त दशा में बिना विधिवत अंतिम संस्कार किए घरों तथा सार्वजनिक मार्गों पर पड़े हुए मिले थे। इन साक्ष्यों के आधार पर व्हीलर ने यह निष्कर्ष निकाला कि मोहनजोदड़ो नगर पर सहसा आक्रमण हो गया और ये लोग भाग नहीं सके थे। व्हीलर ने ऋग्वेद के अंतः साक्ष्यों का इस संदर्भ में अत्यंत बुद्धिमत्ता से प्रयोग किया था। ऋग्वेद की कतिपय ऋचाओं में असुरों के अयश निर्मित पूर्व के पुरंदर इंद्र द्वारा विनष्ट किए जाने का उल्लेख मिलता है। इसलिए व्हीलर ने इस नरसंहार के लिए इंद्र को दोषी ठहराया था। निम्नलिखित में से किसी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो विष्णु की। हड़प्पा संस्कृति में विष्णु देवता की पूजा नहीं की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता से संबंध पुरास्थलों से प्राप्त मृण मोतियों एवं मोहरों पर अंकित नारी आकृतियों के साक्ष्य को विद्वानों ने मातृशक्ति की उपासना से संबंध किया है। मार्शल और मार्टिमर व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता के देव परिवार में मातृदेव का स्थान सर्वश्रेष्ठ था। सिंधु सभ्यता के पूर्वस्थलों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि यहाँ के निवासी शिव, पीपल, नाग आदि की पूजा करते थे।